हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है विकास और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास टीचिंग नेट में। तो आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली 1.3 को करेंगे। इससे पहले हमने 1.2 के कुछ सवालों को किया था, उसकी वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी हो तो उसे जाकर देख लें। उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख लें। तो आज हम प्रश्नावली 1.3 के सवालों को करेंगे। तो पहला सवाल हमारा कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपवर्तन संख्या है। इसे सिद्ध करने से पहले हम जानेंगे कि अपवर्तन संख्या होती क्या है, परमेय संख्याएँ क्या होती हैं, अपवर्तन संख्याएँ क्या होती हैं। तो परमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें। परमेय संख्या वे होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जो Q है, जो हमारा Q है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। यानी कि परमेय संख्याओं P/Q के रूप की होती हैं और जो हमारा Q है वो कभी भी 0 नहीं होगा। और परमेय संख्याएं जो होती हैं वो दशमलव के बाद, परमेय संख्या दशमलव के बाद एक बिंदु पर जाकर शांत हो जाएंगी। संख्या दशमलव के बाद एक बिंदु पर शांत हो जाती हैं। जैसे एक बिंदु पर जाकर शांत कैसे हो जाएगी, मान लो जैसे 1/2 है, 1/2 है। अब देखिए इसे दशमलव में करेंगे तो 2 पंजे 1/2 है। इसे दशमलव में करेंगे तो 2 पंजे 2 ना जाने का 0 पॉइंट और ये होगा 2 पंजे 10। यानी कि यहाँ पूरी तरह विभाजित हो गई। यानी कि एक बिंदु पर जाकर ये 5 पर जाकर बिल्कुल शांत हो गई। तो परमेय संख्या दशमलव के बाद एक बिंदु पर शांत हो जाती हैं। दूसरी बात, अगर वो शांत नहीं होंगी, परमेय संख्या अगर शांत नहीं होंगी तब वो क्या करेंगे, तब वो बारंबारता दर्शाएंगी। परमेय संख्या शांत नहीं होंगी तब वो क्या करेंगी, शांत नहीं होंगी तब वो बारंबारता दर्शाएंगी। तब वो बारंबारता दर्शाएंगे। वो कैसे, जैसे मान लो हमारे पास है 1/3 है। अब 1/3 को जब हम दशमलव में करेंगे तब क्या होगा, 0.3333 इस तरह से ये चलता चला जाएगा। तो देखा जाए तो ये शांत नहीं हो रही है, यानी देखा जाए तो क्या दर्शा रही है, बारंबारता 3 ऐसे ही चलती चली जाएगी। तो ठीक, तो परमेय संख्या P/Q के रूप में होती हैं जहाँ जो हमारा Q होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। और परमेय संख्या दशमलव के बाद एक बिंदु पर शांत हो जाती हैं। और परमेय संख्या शांत नहीं होगी, अगर मान लो वो शांत नहीं हो रही है तो शांत नहीं हो रही तब क्या हो रहा होगा, तब वो बारंबारता दर्शा रही होगी। ठीक, आशा करता हूँ इतना सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे जानते हैं अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्या क्या होती हैं, तो अपरमेय संख्या भी P/Q के रूप की होती हैं। अपरमेय संख्या भी P/Q के रूप में होती हैं। और जहाँ जो Q होता है वो भी Q = 0, यानी Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। स्वयं परमेय संख्याओं की तरह वहाँ भी Q 0 के बराबर नहीं होता था, नहीं यहाँ Q है वो 0 के बराबर होगा। ठीक, और परमेय संख्या जो होती है ये ना तो किसी बिंदु पर शांत होंगी, ना ही ये बारंबारता दर्शाएंगी। जैसे मान लो कोई संख्या है 22/7, इसे जब हम विभाजित करेंगे तब ये क्या होगा, 3 से 22 3 बार, 0.10, 3 एकम 3 10, 3 4 12। ठीक इसी तरह से ये चलती चली जाएगी। देखा जाए तो कभी ये शांत नहीं होगी। ठीक, इस ना ही तो इसमें कोई हम बारंबारता दर्शाई जाएगी, बारंबारता नहीं होगी, ना ही कुछ। तो जो होगा ये चलती चली जाएगी, ये कभी इसका अंत नहीं होगा। तो ऐसी संख्या परमेय संख्या होती है। या कहें तो जो संख्याएं रूढ़ में होती हैं, रूढ़ में लिखी हुई अभाज्य संख्याएं,
रूट में लिखी हुई अभाज्य संख्या कैसी संख्या होती है? अपरमेय संख्या होती है। जैसे रूट में लिखी रूट में 2, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सभी अगर हम रूट में लिख देंगे तो वो कैसी संख्या हो जाएंगी? अपरमेय संख्या। आशा इतना क्लियर होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो जैसे रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, ये कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है। ठीक, आशा करता हूँ परमेय संख्या और अपरमेय संख्या समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम सवाल की ओर। तो सवाल हमारा कि सिद्ध कीजिए रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। इसे सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? या तो हम इसे सिद्ध कर हमें सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसे परमेय संख्या मान लेंगे। अब जब हम इसे परमेय संख्या मान लेंगे और अगर हमने इसे सिद्ध कर दिया कि ये परमेय संख्या है तब तो ये ठीक है। अगर इसे हम परमेय संख्या मान के भी परमेय संख्या सिद्ध नहीं कर पाएंगे ये परमेय संख्या, तब वो कैसी संख्या हो जाएगी? अपरमेय संख्या। यानी अगर इसे हम परमेय संख्या सिद्ध नहीं कर पाए तब वो अपरमेय संख्या हो जाएगी। तो ठीक है, इसलिए इसके लिए करेंगे सबसे पहले माना रूट 3 एक परमेय संख्या है। इसे हम परमेय संख्या मान लेंगे। परमेय संख्या है, ठीक। और परमेय संख्या किस रूप की होती है? हमें पता है परमेय संख्या P/Q के रूप की होती है। रूट 3 बराबर P/Q। तो रूट 3 बराबर P/Q। यहाँ भी क्या होगा? Q इज नॉट इक्वल 0, यानी कि Q 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक। और जो P और Q है वो कैसे हैं? सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है, ठीक। सहअभाज्य संख्या और P और जब ये सहअभाज्य संख्या है तो इनका HCF हमेशा 1 होगा। कहें तो या तो ये स्वयं से कटेंगी, स्वयं से नहीं कटेंगी तो केवल 1 से कटेंगी। यानी कि P और Q के केवल 2 गुणनखंड होंगे, या वो स्वयं से कटेंगे, स्वयं से नहीं कटेंगे तो 1 होगी, 1 से कटेगी। ठीक। तो यहाँ P और Q का HCF कितना होगा? 1। ठीक। अब क्या करेंगे? अब इसका जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 Q बराबर P, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक। अब क्या करेंगे? दोनों साइड का वर्ग कर देंगे। तो दोनों ओर वर्ग करने पर ये क्या हो जाएगी? दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर जब वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? P स्क्वायर और ये रूट 3 Q स्क्वायर। ठीक। दोनों तरफ का जब वर्ग करेंगे तो Q स्क्वायर बराबर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और Q स्क्वायर का Q स्क्वायर। ठीक। अब क्या करेंगे? अब जो Q स्क्वायर है इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? P स्क्वायर 5, P स्क्वायर रूट 3 है, P स्क्वायर 3 से विभाज्य है। से विभाज्य होगी। अतः जब P स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो वह P भी 3 से विभाज्य होगी, P भी 3 से विभाज्य होगी। वो कैसे होगी देखिए। P स्क्वायर 3 से विभाज्य होगी, P स्क्वायर 3 से विभाज्य होगी। वो कैसे? मान लो यहाँ कितना है? 9/3 है। 9/3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 पे स्क्वायर बट्टे 3। जब इसे ये लिख सकते हैं, जो 3 है स्क्वायर को हटा देगा तो यहाँ बचेगा केवल 3, और जो 3 है 3 ने स्क्वायर को हटा दिया तो बचा कितना? यहाँ 3। वो 3 भी तो इस 3 से विभाज्य होगी। ठीक। तो इस तरह से P भी 3 से विभाज्य होगी। तो अब क्या करेंगे? अब जो P है, P बराबर हम मान लेंगे कि P बराबर 3 है। P बराबर 3 मानेंगे तब ये क्या हो जाएगी? 3a स्क्वायर। P बराबर 3 है तो P का मान जब यहाँ रखेंगे P बराबर 3 रखने पर। ठीक।
रखने पर पी बराबर 3 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3a का स्क्वायर बराबर, और ये कितना हो जाएगा 3q का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9a स्क्वायर और बराबर 3q स्क्वायर। तो यहाँ से q स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, q स्क्वायर बराबर 9a स्क्वायर बट्टे 3। तो यहाँ से 3, इस q स्क्वायर को 3 बार विभाजित कर दिया, ठीक। तो q स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। यहाँ यानी कि q स्क्वायर जो है वो 3 से विभाजित होगा, q स्क्वायर है वो 3 से विभाजित होगा। तो हम कह सकते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि q भी 3 से विभाज्य होगा, q भी 3 से विभाज्य होगा, q भी 3 से विभाज्य होगा, ठीक। इतना क्लियर। और अब देखिए, जब ये 3 से विभाज्य होगा और हमने यहाँ p और q क्या माने थे, सहभाज्य संख्या मानी। सहभाज्य संख्या यानी जिनका एचसीएफ केवल 1 होता है, यानी कि जिन्हें केवल 1 विभाजित करे या वो स्वयं से विभाजित हो। लेकिन यहाँ हमने क्या देखा है, यहाँ तो ये 3 से भी विभाजित हो गई, q भी 3 से विभाजित हो गई, p भी 3 से विभाजित हो गई। लेकिन हमने माना था कि ये केवल 1 से विभाज्य हो या खुद से विभाजित हो, यानी कि हमारी कल्पना यहाँ गलत हो गई। जो हमने माना था कि √3 एक परमेय संख्या है, यानी हमने ये गलत माना था। तो यहाँ अब हम क्या कह सकते हैं कि इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक। अतः हमारी कल्पना गलत है, इसे आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि अतः हमारी कल्पना गलत है कि जो हमने √3 एक परमेय संख्या मानी थी वो परमेय संख्या नहीं होगी, अतः वो कैसी संख्या होगी। अब जब परमेय संख्या नहीं होगी तब वो कैसी संख्या होगी, तब वो अपरमेय संख्या होगी। तो इस तरह से आप इस तरफ लिख दीजिए क्या, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। √3 कैसी संख्या होगी, जब हमारी कल्पना गलत है तो √3 कैसी संख्या होगी, √3 एक अपरमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी, ठीक। आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। ऐसे ही जितनी भी अभाज्य संख्या होती है रूट में, उन सभी संख्याओं को ऐसे ही करें, जितनी भी अपरमेय संख्या है उन सभी के लिए ठीक यही प्रोसेस करेंगे। जैसे मान लो अब हमारी यहाँ संख्या है कोई 3 के लिए ये प्रोसेस हो गया, ऐसे मान लो 5 है, 5 के लिए क्या करेंगे, 5 के लिए देखिए, 5 के लिए क्या करेंगे, सेम यही प्रोसेस करेंगे। यहाँ जहाँ 3 लिखा हुआ है वहाँ से 3 हटा देंगे, वहाँ क्या कर देंगे 5 के लिए क्या हुआ देखिए, जहाँ 3 है वहाँ से 5 हटा दिए, सेम 5 के लिए हो जाएगी। क्यू बराबर ये √5 बराबर Q/Q, √5 बराबर Q/Q। ऐसे ये तो रखा गया हमारा, यहाँ देखा जाए रूट बराबर 5q², यहाँ भी 5q, यहाँ जहाँ 3 है वहाँ से हटा दिए, हटा के वहाँ क्या करना है 3 की जगह 5 रख दो। ऐसे 7 के लिए, 11 के लिए, सब के लिए जितनी भी अपरमेय संख्या उन सभी के लिए क्या करेंगे इसी तरह से लिख देंगे। 5 यहाँ पर p बराबर कितना मानेंगे, जब √3 थी तब हमने 3 माना था, लेकिन अब √5 का तब क्या मानेंगे यहाँ 5 तो ये भी 5 यहाँ 3 दिखाई दे रहा है, मैं सब जगह 5 लिखता हूँ। 25 हो जाएगा जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 5, और यहाँ हो जाएगा ये 25 से 5 बार विभाजित हो गया, और यहाँ कितना आ गया 5। ये कितना q² कितना से विभाजित होगी, q² 5 से विभाज्य है, q² जब 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य होगी। इस तरह से देखिए
जिस तरह से हमने क्यू के लिए किया, √3 के लिए किया था, ऐसे सेम √5 के लिए होगा। इसी तरह 7 के लिए, √7 के लिए भी हो जाएगा, 9 के लिए होगा। ठीक यही प्रोसेस सबके लिए चलेगा जितनी भी परम संख्या है। इसी तरह से जिस किसी संख्या का रूट निकालने के लिए बताया जाए कि यह परम संख्या सिद्ध करो, उसे इस तरह से आप सिद्ध कर देंगे। ठीक, अब इसी के साथ हमारा अगला सवाल है, इसे निकालें। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट लेना, वरना इसे मिटा दें। इसके साथ अगला सवाल देखते हैं। इसी के साथ हमारा अगला सवाल है √3। अगला सवाल है 3 + 2√5। 3 + 2√5 एक अपर में संख्या है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसे मान लेंगे कि √3 प्लस, इसे मान लेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परम संख्या है। इसे भी पहले एक परम संख्या मान लेंगे। और परम संख्या P/Q के रूप में होती है, तो इसे क्या लिख देंगे, 3 + 2√5 बराबर P/Q। यहाँ भी Q है वो 0 के बराबर नहीं होगा। Q जब 0 के बराबर नहीं होगा तब क्या करेंगे, इसे लिख देंगे 2 + √5, 2 प्लस, इसे क्या करेंगे, ये 3 है, इसका पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करेंगे तब क्या हो जाएगा, √2√5 बराबर P/Q। ये पक्षांतर करेंगे तो इधर जाएगा -3। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ से √5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q -3। अब ये यहाँ जब दो क्रॉस मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ जाएगा तो ये भाग में पहुँच जाएगा। ठीक, इतना। अब क्या करेंगे, √5 बराबर क्या आएगा, P/Q -3 और पूरे का बटे 2। ठीक, अब क्या करेंगे, हमने क्या माना, पीछे क्या सिद्ध किया था कि √5 कैसी संख्या है, एक अपर में संख्या है। जब √5 के लिए अपर में संख्या माना था तो यहाँ √5 कितना हो गया, √5 एक अपर में संख्या। जब √5 एक अपर में संख्या है, √5 कैसी संख्या, अपर में संख्या है। और P/Q -3/2, और ये कैसी संख्या है, ये एक परम संख्या है। P-Q यानी कि P/Q -3/2, ये कैसी संख्या है, ये परम संख्या है। यानी कि √5 अपरम संख्या और ये परम संख्या है। तो हम कह सकते हैं परम संख्या कभी भी अपरम संख्या के बराबर नहीं होती है। तो परम संख्या और अपरम संख्या कभी भी बराबर नहीं होती है। यानी कि परम संख्या कभी अपरम संख्या के बराबर नहीं होगी। तो क्या कह सकते हैं कि √3 प्लस, तो ये क्या हो गई, 3 + 2√5 एक कैसी संख्या है, एक अपरम संख्या है। हो गया 3 + 2√5 एक अपरम संख्या है। इसके लिए क्या किया, सबसे पहले 3 + 2√5 के लिए एक हमने परम संख्या माना। परम संख्या हमें पता है P/Q के रूप में होती है, तो इसे P/Q के बराबर किया। बराबर करने के बाद इसका 3 का पक्षांतर किया तो ये होगा P/Q -3। पक्षांतर किया तो और ये 2 है, इधर गुणा में तो उधर पहुंच के भाग में पहुंच गया, तो ये बटे में हो गया 2। अब हमने पीछे क्या माना था कि √5 के लिए हमने अपरम संख्या सिद्ध किया था। अपरम संख्या सिद्ध किया था तो यहाँ से √5 हमारी एक अपरम संख्या हो गई और P/Q -3/2 ये हमारी अपरम संख्या है।
तो हमें पता है कि परम संख्या कभी अपरम संख्या के बराबर नहीं होती है, तो हम यहाँ से √3 ये 3 + 2 √5 कैसी संख्या है, एक अपरम संख्या है, यही सिद्ध करवाया था और ये हो गया। आशा करता हूँ तुम्हें समझ में आया हो। इसी के साथ अगला सवाल है क्वेश्चन 3, उसे देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसे मिटा रहे हैं। इसके आगे अगला सवाल देखते हैं। इसके साथ हमारा तीसरा सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्या अपरम संख्या है। इसमें 3 सवाल हैं, तीनों को करते हैं। पहला सवाल है 1/√2। 1/√2 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले से मान लेंगे कि माना 1/√2 कैसी संख्या है, इसे भी परम संख्या मान लेंगे। जब इसे परम संख्या मानेंगे तब क्या होगा, तो P/Q 1/√2 बराबर P/Q, क्योंकि परम संख्या P/Q के रूप में होती है और जहाँ Q बराबर = 0। ठीक, अब क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर दें, इनवर्स कर दें, तो क्या हो जाएगी ये √2 बराबर Q/Q, यानी कि अंश को हर बना दिया, हर को अंश बना दिया। ठीक, इतना करने के बाद यानी कि √2 बराबर Q/Q हो गया। और हमने क्या सिद्ध किया था पीछे कि √2 हमारी कैसी संख्या है, √2 एक परम संख्या है, वो अपरम संख्या है √2। अतः √2 कैसी संख्या है, √2 एक अपरम संख्या है। √2 अपरम संख्या और Q/P ये हमारी एक परम संख्या है। तो यानी कि ये दोनों बराबर हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि अपरम संख्या परम संख्या के बराबर हो, ये कभी नहीं होगा। तो परम संख्या कभी अपरम संख्या के बराबर नहीं होगी। तो परम संख्या कभी भी अपरम संख्या के बराबर नहीं होगी। जब परम संख्या कभी अपरम संख्या के बराबर नहीं होगी तब हम क्या कह सकते हैं, अपरम संख्या के बराबर नहीं होगी। यानी परम संख्या और अपरम संख्या कभी भी बराबर नहीं होगी। तो इसलिए अब हम कह सकते हैं कि 1/√2 कैसी संख्या है। इसलिए हमने जो माना था कि 1/√2 एक परम संख्या, ये गलत हो गया। तो हम इसे कह सकते हैं कि 1/√2 एक कैसी संख्या है, अपरम संख्या है। इस तरह से हमारा 1/√2 एक अपरम संख्या मानना सिद्ध हो गया। ठीक, इसी के साथ अगला है कि 7√5 क्या परम संख्या है। इसे सिद्ध करने के लिए इसी भी मान लेंगे कि माना 7√5 एक कैसी संख्या है, परम संख्या मान लो। जब इसे हम परम संख्या मानेंगे (7√5) एक परम संख्या है, तो परम संख्या P/Q के रूप में होती है। तो इसे क्या लिख देंगे, 7/√5 बराबर P/Q। ठीक, अब जब 7√5 ये हो गया तो अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं कि √5 यहाँ लिख रहे हैं Q ≠ 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ से √5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। ये 7 है, ये 7 इसके बटे में आ जाएगा, तो यहाँ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा। ठीक, यानी कि यहाँ गुणा में तो इधर आगे भाग में पहुंच जाएगा। तो ये कितना हो गया, √5 बराबर P/7Q। ठीक, √5 को हमने क्या सिद्ध किया था कि √5 कैसी संख्या, एक अपरम संख्या है। तो अतः हम जानते हैं कि √5 कैसी संख्या है, कि √5 एक अपरम संख्या है।
जब √5 एक अपरमेय संख्या है और p/7 की एक परमेय संख्या है और p/7 की एक परमेय संख्या है। और परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती। जब बराबर नहीं होती तो या ये दोनों कभी बराबर हो सकती है, जब बराबर नहीं हो सकती तो हम कह सकते हैं, इसीलिए ये 7√5 इसलिए 7√5 एक कैसी संख्या होगी, ये भी एक अपरमेय संख्या होगी। इस तरह से हमारा ये दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया। ठीक, तो इसी के साथ अगला तीसरा सवाल और देखते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, ना ही वीडियो लाइक करते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और फिर हम इसे मिटाते हैं। इसी के साथ अगला सवाल देखेंगे। तो जिससे लेना हो स्क्रीनशॉट वो स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसे मिटाते हैं और देखते हैं तीसरा सवाल। अब हमारा तीसरा सवाल है 6 + √2 यानी कि 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो इस सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, इसे मान लेंगे कि ये एक परमेय संख्या है। तो 6 + √2 एक परमेय संख्या मान लेंगे इसे, जैसा कि पीछे करते आए हैं सेम वही प्रोसेस। परमेय संख्या है, जब ये एक परमेय संख्या मान लिया तो हम इसे लिख सकते हैं 6 + √2 बराबर p/q, जहाँ q 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक, 6 + √2 बराबर p/q। अब क्या करेंगे, q का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √2 बराबर p/q, इधर प्लस है उधर जाके माइनस। ठीक, इतना। अब हमने क्या माना था कि √2 हमने सिद्ध किया था कि √2 एक अपरमेय संख्या है। जब अतः √2 एक कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। √2 जब एक अपरमेय संख्या और p/q -6 एक परमेय संख्या है। ये अपरमेय संख्या है, ये परमेय संख्या, ये एक बराबर हो ऐसा कभी हो नहीं सकता। यानी परमेय संख्या कभी भी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो अब हम इसे कह सकते हैं कि 6 इसलिए 6 + √2 एक कैसी संख्या होगी, ये एक अपरमेय संख्या होगी। यानी ये एक अपरमेय संख्या होगी। तो इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ऑन करते हैं, ताकि आगे जो वीडियो आए इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।